मैं डॉक्टर राकेश महाजन इंडिया स्पीक्स डेली के सौजन्य से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 14 नवंबर और हर साल बाल दिवस के के अंदर मनाया जाता है, जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए उनके उच्च भविष्य, अच्छी सेहत और आगे के बढ़ने के तरीकों के लिए कुछ मैसेज देते हैं और उनके लिए विशेष करते हैं, ताकि हमारा देश, क्योंकि उनके हाथ में है, हमारा फ्यूचर उनके हाथ में है, उनके बाल चलन के लिए हम ये दिवस को मनाया जाता है। हम बाल रोग विशेषज्ञ, हमारा जो बच्चों की केयर करने का हमारा काम है, हमारा ये प्रोफेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के भविष्य के लिए और उनकी हेल्थ केयर के लिए हमेशा हर समय जुड़ी रहती है, कोई ना कोई प्रयास करती रहती है। आज के दिन हमारे डॉक्टर आलोक भंडारी, जो पश्चिमी दिल्ली के बाल रोग विशेषज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका एक मैसेज है इस 14 नवंबर के दिन के बारे में। मैं डॉक्टर आलोक भंडारी, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञों का देश का सबसे बड़ा संस्थान है, उसका पश्चिमी दिल्ली शाखा का अध्यक्ष हूं और आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं। आप जानते ही हैं 14 नवंबर बच्चों के लिए और बच्चों के दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इंडिया के लिए। और इस अवसर पर हम बच्चों के हर तरह की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और मनोरंजन और हेल्थ एजुकेशन, इन दोनों चीजों का समागम करके सब एक चीजें सबसे आपसे बात करना चाहते हैं। आज की तारीख में हमने ये देखा है कि बच्चों के लिए हंसी खुशी के माहौल के साथ साथ खान पान और स्वस्थ जीवन ये एक बहुत असेंशियल रिक्वायरमेंट है। और लेकिन कुछ माता पिता और कुछ जमाने के जो आजकल चलन है, उससे खान पीन में दोष होने से बच्चे ओवरवेट, ओबेस होते जा रहे हैं और बच्चों का ये मोटापा जो है बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक है। बच्चे जंक फूड और आलू और इस तरह के फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जाज, इन चीजों के जोर जबरदस्ती होते हुए खुराक में बहुत गलत तरीके से जो व्यंजन का प्रयोग हो रहा है और अधिक मात्रा में हो रहा है, उसकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है और जो एक समस्या, बड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप लेता जा रहा है। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी स्टडीज हैं, साइंटिफिक एविडेंस है इस बात का कि जिन बच्चों का बचपन में वजन ज्यादा है, मोटापे की दिशा है, वो लोग जल्दी ही हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज, इन सब रोगों से संक्रमित होते हैं। और आप देखेंगे 25-30 साल की आयु पे ही उनके दवाइयों के पोटले शुरू हो जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए हमें बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन की तरफ संदेश देना चाहिए और लोगों को सलाह देनी चाहिए कि आप बच्चे लोग अच्छा, स्वस्थ, हाई प्रोटीन डाइट, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उस सब का सेवन करें। दूध, दही, पनीर, दाल, सब्जी और अच्छी खुराक लें। यही माता पिताओं से सबसे मेरा ये संदेश है कि आप ये करें और बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए समय पर एज अप्रोप्रिएट टीकाकरण कराएं, ताकि बच्चों को कोई भी गंभीर रोगों से बचाया जा सके। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत संदेश हमारे प्रधान जी के साथ। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गोयल, जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनकपुरी के प्रधान है, वो जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, वेलकम, नमस्कार। उसके साथ नमस्कार। उसके साथ डॉक्टर मनीष चोपड़ा, जो कि पश्चिमी दिल्ली के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनीष चोपड़ा जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का हमारा विषय है कि बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा और उस मोटापे से होने वाली बीमारियां, इसके बारे में हम आपस में बात करेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि क्या ये सच्चाई क्या है और असलियत क्या है। मैं कुछ छोटी सी बातों की फिगर देना चाहूंगा कि WHO ये कहती है कि मोटापा की जो इंसिडेंस है वो इतना बढ़ चुका है कि 39 मिलियंस बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, जो लेस देन 5 इयर्स हैं, दे आर ओवरवेट। उनका दूसरी एक फिगर ये भी है जो बड़ी डरावने वाली फिगर है कि मोर देन 340 मिलियन चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट
इसका मतलब कि 5 से 19 साल के जो एज ग्रुप है उसमें इतने ज्यादा लोग ओवरवेट और obese हो चुके हैं। हमारा ओवरवेट का मतलब कि व्हेन देयर इज ए मोर देन फैट अकोमुलेशन, जो जरूरत से ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दी वेट स्केल। WHO ने हमको एक स्केल दे रखी है जो उसको हम लोग सब लोग अपनी रूटीन प्रैक्टिस में करते हैं, जिसका वर्ड BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। उसको कैलिबर लेके करते हैं और उसी डाटा के हिसाब से ये क्लियर किया जाता है, जहाँ डेजिग्नेट किया जाता है कि ये बच्चा ओवरवेट है या ओबीस है। इस बारे में मैं डॉक्टर दिनेश गोयल से कुछ कहूंगा कि प्लीज आप इसके ऊपर कुछ अपना विचार दें। Thank you, sir, and thank you for inviting me on this wonderful forum. And ये बहुत अच्छा विषय है आज के टाइम में, क्योंकि कुपोषण के जो शिकार बच्चे हो रहे हैं वो दोनों तरफ, यहाँ तो वेट बढ़ नहीं रहा और वेट दूसरी तरफ इतना बढ़ रहा है कि वो ओबीस हो जा रहे हैं। तो दोनों ही कुपोषण माने जाएंगे और उनको कुपोषण की कैटेगरी में रखा जाता है। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कुछ मानक तैयार किए हैं जिसके बेसिस पे हम बच्चों को डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, वेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। तो वो ओवरवेट हैं या वो ओबीस हैं या वो नॉर्मल वेट में, आइडियल वेट कैटेगरी में हैं। उसको हम बॉडी मास इंडेक्स के रूप में नापते हैं, जिसमें हम वेट और बॉडी की लेंथ या हाइट दोनों क्राइटेरियाज को लेके चलते हैं। सो जिनका बॉडी मास इंडेक्स 24.5 से ज्यादा है उनको हम ओबेसिटी कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वो बच्चे एक्सेसिव वेट गेन कर चुके हैं और अपनी हाइट से ज्यादा है, कंपेरेटिव टू हाइट से ज्यादा उनका वेट रहता है, तो जिसके कारण से उनका क्या है, बॉडी मास इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। सो ये एक तरह का कुपोषण है, इसको हम नकार नहीं सकते और इसका कारण भी हम ही लोग हैं। हमारा खान पान है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा समाज है जो हमें इन सब चीजों के लिए प्रेरित भी करता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने एक समाज के अंदर सुधार लाना है, अपने खाने की चीजों को सुधारना है और हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है और साथ में अपने शारीरिक व्यायाम को भी प्राथमिकता देनी है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोगों से कि भाई बॉडी मास इंडेक्स को आप मेंटेन करके रखें, मोटापा से बचें और अंडरवेट से बचें, दोनों चीजों से बचें। तो आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, तो आज हम यही कहेंगे कि भाई बच्चों को मोटापा से या मोटा होने से बचाएं। आगे चल के ये प्रॉब्लम मोटापा जो है, आगे चल के ये आपको और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कार्डियक रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर्स हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं और 100 बीमारियां हमारे शरीर को लगती हैं। तो इस चीज में मैं चाहूंगा कि भाई आप मोटापा से बचें। मेरा बस यही कहना है। आगे डॉक्टर महाजन सर। आप सब लोग प्रैक्टिशनर हैं, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आम तौर पे ये सुना जाता है कि दादी और नानी का होता है कि जो गोलू मोलू बच्चा है जी वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, खिलाने में अच्छा लगता है। पर जब हम आपके पास आते हैं तो आप इसका वेट देख के कह देते हो कि नहीं जी, एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से ओवरवेट है या ये थोड़ा थोड़ा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। तो डॉक्टर मनीष चोपड़ा, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, अपनी रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर आपका क्या विचार है? सर, जो आप बोल रहे हो वो प्रैक्टिकली मतलब हर पेशेंट यही एक्सपेक्ट करता है। ना सिर्फ दादी नानी नहीं, मेरे ख्याल से फादर और मदर भी आज की डेट में यही चाहते हैं कि हेल्दी बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की डेट में शायद पेरेंट्स के लिए यही। आपकी आवाज इको कर रही है मनीष जी, जरा देखना। सर ओके, इज दैट क्लियर नाउ? नहीं, थोड़ी सी और देखिए। तो मेरा एक ही डिवाइस चल रहा है वैसे। ओके, चलो ठीक, देख लो। हाँ जी। सर, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स दोनों का जो कॉन्सेप्ट है हेल्दी बच्चे का, वो शायद यही कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जितना गोल हो, जितना मोटा हो, उतना ही वो स्वस्थ है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन ओवर द इयर्स जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जब एज रिलेटेड वेट बोलते हैं कि उम्र के अनुसार वज़न के जो चार्ट्स हैं, बहुत अब ऑलमोस्ट हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पर वो डिस्प्ले पर भी होते हैं, हमारी फाइल्स पर भी लगे होते हैं। तो पेरेंट्स जब उसमें देखते हैं तो वो खुद भी इस बात को समझते हैं कि उम्र के अनुसार वज़न अगर बच्चा ठीक है तो दे शुड नॉट वरी। लेकिन इसमें सर जो एक हाईलाइट है जो मैं अपने हर पेशेंट को समझाता हूँ, जो कि पहले 6 महीने में आता है, वो ये है कि वज़न कितना
है, वो एक नंबर है, लेकिन वो किस रेट पर बढ़ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब तक बच्चा इनिशियल 6 मंथ सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर है। तो अगर शुरुआत के टाइम में बच्चा एक ग्रोथ पैटर्न अच्छा फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी ग्रोथ और उसका वज़न वो ठीक तरीके से बढ़ रहा है, तो वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा नहीं। लेकिन जहाँ पर बच्चे को मोटा करने पर एम्फसिस और जोर ज़्यादा दिया जाता है, वहाँ पर माँ के दूध के साथ अक्सर कुछ और भी बच्चे को पिलाने की कोशिश करी जाती है ताकि उसका वज़न जल्दी बढ़े और बहुत ज़्यादा बढ़े। तो वहाँ पर वेट गेन जंप ज़रूर करता है, लेकिन एज क्लिनिशियंस और फिजिशियंस जो हम जितना अपने पेरेंट्स जो हमारे पेशेंट्स आएंगे और उनके पेरेंट्स को जितना गाइड करेंगे, तो ग्रेजुअली एक चेंज जो न्यूअर जनरेशन है वो इस चीज़ को समझ रही है। जैसा अभी डॉक्टर दिनेश ने भी BMI के बारे में बताया, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वज़न अप्रोप्रिएट होना चाहिए उम्र के अनुसार, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कुपोषण के नंबर्स की तरफ हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, बच्चों का मोटापा आगे चलकर उनको किन रोगों से ग्रसित करता है? एक व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मोटापा, ओवरवेट, जो ओबेसिटी आगे जाके बच्चों को कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त करता है, जब बच्चे को कौन से चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ जी, सर, डॉक्टर इसमें मनीष जी। इसका जवाब 2 लेवल पर मेरे ख्याल से होना चाहिए कि एक तो जब हम ये बोलेंगे कि बहुत आगे जाकर जो जो बच्चा मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा जो आज से सपोज 10 साल से छोटा जो है, उसको 2 लेवल पर ओबेसिटी और ओवरवेट से समस्याएं आएंगी। पहली प्रॉब्लम उसकी एडोलेसेंट एज में आएगी। एडोलेसेंट एज में उसको बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज रहेंगे, क्योंकि जो भी पीयर ग्रुप में जो अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ वो उठेगा बैठेगा, वो एक मजाक का सोर्स रहेगा। हमेशा उसको उसके वज़न, उसके मोटापे के लिए छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो मोटा है। उसका साइज को लेकर, उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर, उसके ना भाग पाने को, ना कोई एक्टिविटी करने के लिए वो एक मजाक का पॉइंट रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकली उस बच्चे को हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, उसकी इवेंचुअल ग्रोथ में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत असर डालेगा। ये एक तरीके की नॉन मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में आएंगी। और जब हम उसकी एडल्ट एज ग्रुप की बात करेंगे, तो एडल्ट एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसी ओबेस एंड ओवरवेट बच्चों में एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, जिसको कि बढ़ा हुआ रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो मेजर आर्टरीज हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमना, जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके साथ आपको और घुटनों का घिस जाना, स्पाइनल प्रॉब्लम्स रहती हैं। वेट की वजह से शैटिका, आपकी जितनी मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे होने के चांसेस रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। एंड देन ऑन आज के स्पेसिफिक डे पर डायबिटीज़ को, जो हमने डॉक्टर आलोक भंडारी सर ने भी बोला था कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी आगे जाके उस इंसान को डायबिटीज़ के लिए हाई रिस्क फैक्टर जोन में डाल देता है। सर, बहुत खूब डॉक्टर मनीष जी, आपने बड़ी अच्छी तरह से ये बताया कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में इन बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या क्या हेल्थ इशू जो इन लोगों बच्चों को फेस करने पड़ सकते हैं, जिनके लिए पेरेंट्स अवेयर नहीं होते और वो ना फेस मानने को तैयार होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर सच्चाई यही है कि जितना बच्चा ओवरवेट रहेगा, ओबीस रहेगा, उसको आगे आने वाले समय में हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे ही, चाहे वो किसी भी तरह के हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि बच्चे दिन ब दिन मोटापे की तरफ जा क्यों रहे हैं? हाँ, हमारा नेक्स्ट व्यूअर्स का एक सवाल है जी, हमारे बच्चे इस मोटापे की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है इसके अंदर। इसके लिए मेरे साथ डॉक्टर दिनेश गोयल जी हैं, प्लीज आप कुछ बताएंगे इस बारे में। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे बच्चे मोटापे की तरफ जा रहे हैं। उसका बेसिक रीजन है कि जो हमारे हमारे बच्चों के बीच में एक अट्रैक्शन का सोर्स बन गए हैं जंक फूड। और दूसरी बात क्या है कि इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी है उनकी, और टीवी पे आप देखो या उनको डिस्काउंट ऑफर्स में है, और वो इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर।
सो जब एक अट्रैक्शन है और वो इजिली हमारे मतलब हमारी रेंज में है, तो वाई कैन नॉट एक चाइल्ड गोज फॉर दैट. सो दैट इज अ बेसिक रीजन कि द किड्स आर, मतलब जो बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं. तीसरी चीज है उनका फ्लेवर. फ्लेवर भी ये है कि उनका एक क्रिस्पी फ्लेवर होने के कारण, या ये कह सकते हैं कि टेस्टी फ्लेवर होने के कारण बच्चों को वो चीजें बार बार पसंद आती है. तो तीन चीज हमारे पास होगी कि हमें एक एडवर्टाइजमेंट है, इजिली एक्सेसिबल है, और वो टेस्टी फूड हो गया. सबसे इजी अवेलेबिलिटी अब होम डिलीवरी हो गई है. आपको इन इडली चीजें गुड नहीं रात होने के के जितने, कारण वो जंक फूड हो गए. और जंक फूड तो तो सबसे ज्यादा इजीली. इसीलिए, हाँ, प्लीज तो कंटिन्यू ये करिए तीन दीजिए. चीजें हैं. हाँ, तो तीन चीजें हैं, इजिली एक्सेसिबल हैं और चीप हैं, और बट द थिंग इज दैट कि दे आर लो इन न्यूट्रिशन, हाई इन कैलोरीज. सो बच्चों को जब ये चीजें मिल रही हैं तो वो और अट्रैक्ट होते हैं. फिर पीयर प्रेशर है, एक ने खाया तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा. अच्छा, तीसरी बात यही थी, पेरेंट्स भी खा रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं खाएगा. तो फैमिली एनवायरनमेंट भी है. सो एवरीथिंग इज बेसिकली making a child obese. Child is not only the responsible for that, but the environment and the family commitment कह लो या family responsibilities कह लो. फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रेडी टू कुक है या रेडीमेड है, कि हमें कुक नहीं करना पड़ता, या वो इजिली फ्रोजन है तो इजिली वो कुक हो जाते हैं, माइक्रोवेव में कुक हो जाते हैं. इवन दिनेश जी के नहीं सिस्टम में मिलने फिर के हैंग हो. कारण हमारे बच्चे चीजों को खाते हैं और वो मोटे हो जाते हैं. आज की डेट के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, स्कूल का फंक्शन नहीं है, जो जंक फूड से शुरू होते हैं और जंक फूड से खत्म यस, होते हैं. यस. एंड और आपने ठीक बताया, ठीक बोला कि जो डिस्काउंट स्कीम्स हैं और डिस्प्ले हैं, फ्लेवर हैं, वो दे आर सो अट्रैक्टिव कि उनको रजिस्ट करना बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए बड़ी मुश्किल सी बात है. यस. हम प्रैक्टिस में हम सब लोग ये देखते हैं कि आमतौर पे माँ बाप की जो शिकायत होती है, जी बच्चा खाता कुछ नहीं है, खाता कुछ नहीं है, कभी कुछ बनाओ तो नहीं खाता. आप उनसे प्यार से पूछो कि ये पिज्जा खा ला, नहीं वो तो जितना मर्जी खिला लो जी, चॉकलेट है वो जितनी मर्जी खिला लो जी, वो तो सब कर, बाहर से घर से बाहर निकलोगे तो ऐसे खाते हैं जैसे घर से पता नहीं भूखे आए हैं. ये कॉमन एक कन्वर्सेशन है जो हम लोग फीलते हैं. तो कई बार हम मजाक में कहते हैं कि आप बच्चे मम्मी से पूछो कि आप खाना अच्छा बनाते हो, कहती मैं खाना क्या अच्छा बनाती हूँ, ये फ्लेवर थोड़ी डाल सकती हूँ मैं. सो ये रूटीन डे टू डे वर्क है. दीज आर द कॉमन रीजन जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारा जो यंगस्टर्स है, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, दे आर बिकमिंग मोर ओबीज. यहाँ तक कि एक स्टडी आई थी कि एवरी वन थर्ड से वन फिफ्थ चाइल्ड इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी. यही एक रीजन है कि जिसके कारण डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो बड़ों में है, उनका इंसिडेंस डे टू डे बढ़ता जा रहा है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस से है. हाँ जी. डॉक्टर साहब, एक सवाल और आ रहा है कि पहले सुनते थे खाली शुगर बड़ों में पाया जाता है, लेकिन अभी धीरे धीरे देखा जाए कि आप लोग बता रहे हैं कि ये बच्चों में भी आ रहा है. सर, ऑडियंस का एक सवाल ये है कि पहले हम सुनते थे कि बड़ों में ही शुगर होती है, क्या ये बच्चों में भी डायबिटीज के नाम की बीमारी होती है? और डॉक्टर लोग तो कह रहे हैं कि ये बीमारी का इंसिडेंस बढ़ रहा है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसका बच्चों में पता कैसे चलेगा कि उनको ये शुगर है? और तो हम इसके लक्षण पेरेंट्स क्या को क्या कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को शुगर की तकलीफ हो रही है? इसके क्या लक्षण होते हैं? प्लीज दिनेश जी, जरा प्लीज इसके बारे में बताइए. देखो, बच्चों में शुगर होने के कई कारण हैं. शुगर कई बच्चों में मतलब जन्म से हो सकती है, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, या बच्चों में बाद में एक्वायर होती है, किसी वायरल डिजीज के बाद हो सकती है जब हमारा वो जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, या एक ये कह सकते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन इतना हाई है, वी आर सो मच ओबेज कि बॉडी इज नॉट एबल टू मेंटेन द यूग्लाइसीमिया और द नॉर्मल शुगर्स, सो दैट कि वो हाई शुगर्स रहती हैं हमारी बॉडी की. तो बच्चों के अंदर शुगर होने का कई कारण. दूसरी बात क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट पहले था कि हम बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चे खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, स्पोर्ट्स बहुत होता था. अब वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गए. हमारे बच्चे सेडेंटरी लाइफ ज्यादा जीते हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज उनकी बहुत ज्यादा कम है. सो ये इम्बैलेंस होने के कारण
कि भाई हाई कैलोरी डाइट्स हैं और लो हमारा वर्कआउट है, और ऊपर से हमारा एनवायरनमेंट। अब देखो, देयर आर सम स्टडीज व्हिच आर सजेस्टिंग कि भाई जो एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूशन है, जो हैवी मेटल्स हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस डायबिटीज स्टिमुलेशन आल्सो। So there are multifactorial factors या multifactorial disease जो डायबिटीज है। तो मेरा मानना ये है कि खाली एक चीज को हम पॉइंट आउट करें कि यह डायबिटीज कर रही है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज के तो अपने ही 10 कारण है। कुछ बच्चों में जिनके माता पिता दोनों डायबिटिक हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं, या कई बच्चों को तो जन्म से ही होती है। तो इन सब चीजों को लेके ये कह सकते हैं कि भाई डायबिटीज जरूरी नहीं है कि ये एडल्ट की डिजीज है। डायबिटीज किसी को भी हो सकती है। वो 1 दिन के बच्चे को भी हो सकती है, 10 साल के बच्चे को भी हो सकती है, और वो 50 साल के आदमी को भी हो सकती है। अब डायबिटीज में भी कई कैटेगरीज हैं, टाइप 1, टाइप 2, जुवेनाइल, बहुत सारी डायबिटीज कैटेगरीज होती हैं। वो एज पर एज होती है, एज पर एटियोलॉजी होती है। तो मेरा मानना ये है कि जो मधुमेह रोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं, और वो बच्चों से दूर नहीं है, और उसका सबसे मेन कॉमन जो कारण हम देखने को पाया जा रहा है, वो जंक फूड और ये मोटापा ही है। मैम डॉक्टर्स लोग हम ये थोड़े से देंगे कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि यदि बच्चे को जरूरत से ज्यादा बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में पोलीयूरिया बोलते हैं, उसको प्यास बार बार लगती है, थर्स्ट महसूस करता है, जिसको पोलीडिप्सिया बोलते हैं, और हर समय भूखा खाने को मांगता रहता है, पोलीफेजिया है। ये 3 एक नॉर्मल कार्डिनल सिम्टम है। जरूरत से ज्यादा पेशाब करना, पानी ज्यादा पीना और खाना जो है, ये एक कार्डिनल सिम्टम है। यदि ऐसे कोई सिम्टम्स या बच्चा कोई शिकायत करे तो इमीडिएटली ध्यान रखना चाहिए कि इस बच्चे को शुगर तो नहीं हो रही है और इसकी वैल्यूएशन करनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि बच्चा खाता ठीक है पर उसका वेट नहीं बढ़ता, लेथार्जी रहता है, सुस्त रहता है, निडल्ला सा रहता है, कोई काम करने में अगर इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो ये दूसरे एडिशनल फीचर हो सकते हैं, जिसके बारे में पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे को ये तकलीफ तो नहीं हो रही। इसके लिए आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने होंगे और नियर बाई अपने डॉक्टर से बात करके उसकी इवैल्यूएशन करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो बच्चों में शुगर पाया जा रहा है, उसका इलाज खाली इंसुलिन है या उसके लिए कोई थेरेपी भी यूज है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम ज्यादा जब बच्चों को शुगर होती है तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं जी इसको इंसुलिन लगानी ही पड़ेगी, और इंसुलिन के अलावा इसकी कोई ओरल मेडिकेशन नहीं होती है। अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चांसेस होते हैं। क्या इसके अलावा, इंसुलिन के अलावा और भी कोई थेरेपी है? आप लोग प्लीज हमको गाइड करिए। डॉक्टर मनीष, प्लीज थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सर बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी जितने भी पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जिनको हम डायबिटीज़ डायग्नोस करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के साथ जोड़ते हुए मैं इसको जोड़ूंगा कि जो डॉक्टर दिनेश और सर आपने जो पॉइंट्स बोले कि पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, वो चीज़ें तो हैं ही, बट हम लोग मेजॉरिटी ये देखते हैं कि जो डायबिटीज़ की प्रेजेंटेशन बच्चों में होती है वो नॉर्मली एक आईसीयू टाइप ऑफ एडमिशन होती है, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, जिसमें बच्चा काफ़ी सीरियस होकर ही प्रेजेंट करता है, और तब डॉक्टर्स एज वेल एज फैमिली को पता लगता है कि बच्चे को डायबिटीज़ है। तो वो वैसे ही उस समय एक शॉक का फेज होता है, जहाँ पर पेरेंट्स को देखते हैं कि बच्चा इतना बीमार है और उसका डायग्नोसिस एक डायबिटीज़ जैसी बीमारी लग रहा है। मेरे ख्याल से उस समय में अगर हम पेरेंट्स को सही से काउंसल करें, जिसमें हम सबसे पहली चीज़ यही समझाएं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार हो गई तो ताउम्र रहने वाली बीमारियां हैं। उनसे, जैसे हमारे दिल्ली के 3 व्हीलर्स और उसके पीछे लिखा होता है कि फलां चीज़ का पक्का इलाज करवाएं, डायबिटीज़ उस टाइप की बीमारी ही नहीं है। दूसरा, बच्चों में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो एडल्ट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि बच्चों की एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनका एक्सरसाइज लेवल, उनकी डाइट रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है बड़ों से। बड़े समझदार हैं, उनको बताया जाए कि आपने ऐसा नहीं खाना, इतना एक्सरसाइज पर ये आपने देखना है, आपने दवाई ली तो ये मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वो हो सकता है। लेकिन जब हम अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट हो गए।
सॉरी, जब हम किसी बच्चे में ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमने ये चीज़ देखनी है कि वो बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में खेलेगा दोस्तों के साथ, खाना तो ठीक टाइम पर खाएगा, लेकिन जब तक उसको खुद में वो सेल्फ रिस्ट्रेंट और कंट्रोल नहीं आएगा तब तक वो अगड़म बगड़म भी खाएगा, कभी ज़्यादा भी खाएगा, कभी कम भी खाएगा, रूटीन वायरल इन्फेक्शन से बीमार भी होगा, और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन नहीं, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उस बच्चे की बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को चेंज कर देंगी, कभी बढ़ जाएंगी, कभी घट जाएंगी। जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट चेंज होगा, बच्चे का ग्लूकोज का लेवल ऑल्टर हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें अक्सर बच्चों को, छोटे बच्चों को, खासकर जो कि से अराउंड 13-14 साल से छोटे होते हैं, या प्रैक्टिकली स्पीकिंग 16 साल तक के बच्चों से उम्र से जो नीचे बच्चे होते हैं, उनको इंसुलिन थेरेपी पर ही डाला जाता है। इंसुलिन थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि उनका डायबिटीज इतना बिगड़ चुका है कि उसका और कोई कंट्रोल नहीं है। इंसुलिन थेरेपी इसीलिए दी जाती है ताकि बच्चों को शुगर कंट्रोल में रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बच्चों में जो उनका एज के अनुसार ग्रोथ आनी है, जो विकास होना है, जो हड्डियों का विकास है, जो इंटरनल ऑर्गन्स ग्रो होने हैं, जो हार्मोन्स टाइम से रिलीज होने हैं, उनमें से किसी भी चीज़ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए इंसुलिन दी जाती है। सेकंड ये भी है कि बच्चे को दवाई दी, उसने गोली खाई ना खाई, खाई तो उल्टी कर दी, कितनी देर बाद उल्टी हुई, उसमें कितनी दवाई निकल गई, ये बहुत डिफरेंशियल पैरामीटर्स रह जाते हैं, जिसमें कि शुगर कंट्रोल ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। ये भी एक कारण है जिस वजह से बच्चों को सिर्फ इंसुलिन थेरेपी पर ही रखा जाता है। जब वो एक ग्रोथ फेज से एडोलेसेंट फेज में आ जाते हैं, जहाँ पर उनका ग्रोथ ऑटोमेटिक रेगुलेट हो चुका होता है, और वो बच्चे पिछले कुछ सालों से अपनी बीमारी को समझ भी चुके होते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या क्या करना है, क्या रेगुलेशंस हैं, वो समझ चुके होते हैं, तब वो राइट टाइम है जहाँ पर उनको इंसुलिन थेरेपी से हटाकर खाने वाली दवाइयों पर डाला जा सकता है। लेकिन पिछले बहुत सालों में इंसुलिन थेरेपी इतनी रिफाइन हो गई है कि आज की डेट में पहले अगर एक दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे, तो शायद अब जो एनहांस्ड डिवाइसेस हैं, जिसमें कि पेन डिवाइसेस यूज़ होते हैं, अब तो बिना इंजेक्शन लगाए वाले इंसुलिन पैचेस अवेलेबल हैं, बिना इंजेक्शन लगाए गन्स आई हुई हैं जिनसे इंसुलिन डिलीवर हो सकता है, तो उसमें ना दर्द का अनुभव होता है, ना बार बार प्रिक लगते हैं, और इंसुलिन इतनी हाईली प्यूरिफाइड एक मेडिसिन बन गई है कि उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होने लग गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पहले में भी कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा होते थे। तो इंसुलिन थेरेपी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, जब तक आप उस बच्चे को खुद को समझदार नहीं समझते, तब तक इंसुलिन थेरेपी सबसे सेफेस्ट है, सबसे बेस्ट है, जो कि उसकी शुगर को भी कंट्रोल रखेगा और उसकी ग्रोथ को भी हैम्पर नहीं करेगा। सर, ये बहुत अच्छा आपने एलोबरेट किया, और एक अवेयरनेस के लिए ये मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा कि इंसुलिन थेरेपी से पेरेंट्स को यही सलाह दी जाती है कि घबराने की जरूरत कोई नहीं है, एंड दिस इज नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, उसके लिए डाइटिशियन के साथ रहना चाहिए। मोटी बात ये होती है कि लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, प्रोटीन्स डाइट बच्चों को लेनी चाहिए। वेट कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज डेली, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यदि ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं तो बच्चा नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है। किसी भी तरह का मन में डर नहीं रहना चाहिए कि हमारे बच्चे को डायबिटीज हो गई है और इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट हो गई है तो हमारे बच्चे का जीवन क्या होगा। दे कैन बी लिव वेरी नॉर्मल लाइफ। मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहूंगा कि डायबिटिक बच्चे, एस्थमेटिक बच्चे, दे कैन बी ए गुड नॉर्मल लाइफ, दे कैन बी ए गुड एथलीट्स आल्सो। पर एक ओवरवेट बच्चा ओवरवेट गुड एथलीट्स नहीं बन सकता। नॉर्मल रनर, वी हैव टू कंट्रोल द वेट। जब तक ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी तो वन कैन लीव नॉर्मल राइट। और आज के चिल्ड्रंस डे के ऊपर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको इन चीजों पे अवेयर रहना होगा, इनका ध्यान रखना होगा। लाइफ चलती है, ये भी चलेंगी, पर इनको कंट्रोल में भी रखना होगा हमारे डॉक्टर पास। साहब, हाँ जी। जैसा कि आपने कहा कि ओवरवेट, तो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि अगर जब बच्चों को ओवरवेट ना हो, उसके लिए बच्चों को डाइट क्या देनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल की। हम बार बार कह रहे हैं कि आपका बच्चा ओवरवेट ओबीस हो रहा है।
एक पेरेंट्स की जो क्वेरी है कि ये हमारा बच्चा ओवरवेट या ओबीस ना हो, इसके लिए हम क्या ध्यान रखें और कैसा खान पान दें हमें? प्लीज, एनी वन ऑफ यू। दिनेश जी। आईसी डॉक्टर हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज बोलिए डॉक्टर मनीष जी। दिनेश थोड़ा म्यूट पे है तो मैं ही इसका जवाब हाँ दे बोलिए, देता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ जी। सर, जो आपका सवाल है वो मतलब हम टाइम एंड अगेन हर जगह पढ़ते और सुनते रहते हैं कि ओवरवेट सिर्फ एक टर्म है, उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दो तरीके से उसको बांटा जा सकता है। कि अगर आपने ओवरवेट होने से अपने आप को कंट्रोल करना है तो उसके लिए दो चीज़ें जो सबसे ज़रूरी हैं, पहली बात आपका डाइट क्या है और दूसरी चीज़ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। तो मैं पहले थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी पे बोल देता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन क्योंकि हम पीडियाट्रिशियंस हैं तो हम खासकर बच्चों के विषय में ज़्यादा बोलेंगे कि हर बच्चे को एक दिन में कम से कम 30 to 40 मिनट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए और वो नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें कि आपका हार्ट रेट बेसल, आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उससे कम से कम 10 से 15% उठ जाए। ये एक फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो अगर बच्चा डांस करे, स्किपिंग करे, साइकिलिंग करे, रनिंग करे, जॉगिंग करे, कोई और स्पोर्ट्स खेले, तो वो उस ड्यूरेशन का होना चाहिए। अक्सर जो इसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि जो हमारा बच्चा 2 घंटे साइकिल चलाता है पर उसका वजन कम नहीं हो रहा, वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चा 2 घंटे साइकिल तो चला रहा है, लेकिन वो अगर एक पार्क में एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है उसके बाद वहाँ आधा घंटा वेट करता है, फिर वहाँ से दूसरी तरफ चलता है, फिर आधा घंटे बाद रुकता है। तो ये थोड़ा सा है नहीं, क्योंकि जब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी तभी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। डाइट में जो चीज़ें मैं अपने हर पेशेंट को समझाता हूँ वो ये है कि डाइट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है कि क्या खाया, दूसरा कब खाया और तीसरा आता है कि कितना खाया। तो क्या खाया में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्दी फूड खाएं, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं। एज अ पेरेंट और एज अ पीडियाट्रिशियन मैं ये बात समझता हूँ कि जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, मैं हमेशा हर पेरेंट को बोलता हूँ कि इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को कभी भी कुछ बाहर का खाना मत दें, बट अगर एक रेगुलेटेड तरीके से बच्चा बाहर का खाना खाएगा तो वो शायद इतना नुकसानदेह नहीं होगा। और इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि हफ्ते में एक बारी या कभी कभार 10 दिन में 2 बारी अगर उसने बाहर का कुछ खाना खाया, जिसको जंक फूड बोलेंगे, तो वो चलेगा। बट अगर उसकी ज़्यादा डाइट हेल्दी डाइट है, जो कि घर का बना हुआ खाना जिसमें हाई फाइबर है, सीरियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मल्टी मिनरल्स जा रहे हैं, तो ये एक हेल्दी डाइट आता है। दूसरा होता है कब खाया, कि खाने के जो है हमें टारगेट ये करना चाहिए कि हमारे मील्स जो हैं वो सही टाइम पर हो, कभी वो स्किप ना हो। कि अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हैं तो वो सही टाइम पर जाएं। बट आजकल जैसे बड़ों की रूटीन बिजी चल रही है, वैसे बच्चों की कभी ट्यूशन क्लासेस हैं, कभी कुछ हैं, तो अक्सर लंच डिले हो जाता है, कभी डिनर डिले हो जाता है। तो खाने के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो, खाने के बीच में गैप बहुत कम हो, दोनों शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से शरीर को नुकसान देते हैं। तो खाने की वेट को रेगुलेट करने के लिए सही टाइम पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, इसकी कितना खाया। ये कितना खाया हमेशा सब्जेक्टिव रहेगा। हर इंसान अपनी लाइफ में देखता है कि जवानी में वो ज़्यादा खाता है और ग्रेजुअली जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी एपेटाइट और उसकी रिक्वायरमेंट कम होती रहती है। लेकिन साइंटिफिक तौर पे अगर हम बोलेंगे तो कितना खाया हमेशा इतना होना चाहिए कि अगर मैंने एक मील प्रॉपर ले लिया है तो शायद उसके अगले 2 से ढाई घंटे मुझे कुछ और खाने की इच्छा ना हो। अगर मैंने अभी कुछ खाया और उसके आधे घंटे बाद मेरे अंदर तलब उठ रही है कि मैं कुछ और खाऊं, तो शायद मैंने जो मील लिया वो ठीक नहीं था, वो पूरा नहीं था, और मैं मील के बाद जो भी लूँगा वो गड़बड़ ही होगा। वो मेरे लिए हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फूड होगा, जो कि मेरी शुगर को या मेरे बॉडी मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करेगा। तो अगर हम डाइट और एक्सरसाइज का सही बैलेंस बनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे। अब इसके बाद वेरिएशंस, ठीक है, थोड़ा बहुत पेशेंट अपना दिमाग लगाकर भी वेरिएशन कर सकता है, बट मोटे मोटे तौर पर अगर आपने ओबेसिटी अवॉइड करनी है तो इन खाने पे और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे तो शायद हेल्दी जीवन ही लेंगे। सर, अभी इसी बीच हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्रांच के आईएपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ललित मेहंदे रहता है। वो एक मैसेज देना चाहते हैं
हमारे इस चिल्ड्रंस डे के ऊपर, उसके लिए जरा प्लीज कर दो। Hello everyone, and myself Dr. Lalit Mehndiratta, IAP Delhi President. My greetings to everyone and best wishes to all dear children on Children's Day. And we are the health providers and health taker of children, and children are the future of the nations. So let's all unite together on this day and do the best for physical, mental and social health of all dear children who are the future of the nation. Thank you very much. ये हमारे ललित मेहंदी रत्ता जी थे, दिल्ली IAP के प्रधान, जिनका एक मैसेज है डॉक्टर्स के नाम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं, एक व्यूअर्स का सवाल है कि मैं जब अपनी दादी जी के फादर के पास साथ डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने लिखा जी T2DM, दैट मीन्स टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, और बच्चों में ये T1DM क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान डालिए। तो आई थिंक T1 इज द टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस जो बच्चों में होती है, और इसकी एलोब्रेशन इस ढंग से की जाती है। नॉर्मली दिस इज इन द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप, ये कैटेगराइज है, और जो बड़े में होती है उनमें T2 डायबिटीज मेलाइटिस लिखा जाता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। डॉक्टर दिनेश। सर, T1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड T2 डायबिटीज मेलाइटिस में बेसिक डिफरेंस है इंसुलिन का अमाउंट का। एक में T1 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन इज एब्सेंट, and T2 diabetes mellitus में basically insulin is present but is not in such a amount that is countering the glucose levels in the body. So T1 diabetes mellitus क्या है, नॉर्मली जो है बच्चों में पाई जाती है, और वो जन्म से भी मतलब जिसको कहते हैं वंशानुगत कहते हैं, कंजेनिटल भी बोलते हैं, वो होती है। T2 डायबिटीज मेलाइटस हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है जो बाद में हम अपनी लेटर लाइफ में अचीव करते हैं। उसमें हाँ, जेनेटिक का भी रोल है। जिन पेरेंट्स जो डायबिटिक हैं उनके बच्चे आगे जाके T2 डायबिटीज मेलाइटस में भी कन्वर्ट होते हैं। सो बेसिकली ये इंसुलिन की अमाउंट पे डिसाइड करता है कि इंसुलिन एब्सेंट है या कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम दिल्ली के लोग रहने वाले हैं, दिल्ली का डे टू डे हम क्लाइमेट देखते हैं, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, तो दैट इज अ सीवियर एंड वेरी सीवियर। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था इस दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया था, पेपर में न्यूज थी कि 72% ऑफ अडोलेसेंट मीन टीनेजर ग्रुप 10-11 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चे, 72% बच्चों के अंदर ब्रेथलेस नाम होनी शुरू हो गई है, दे आर नॉट एबल टू कैप। एक तरफ तो हमारा जो यूथ यंगस्टर्स है, हमारे लंग्स की जो खुराक ऑक्सीजन है वो हमको नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, लेट इट बी एनी रीजन। दूसरी तरफ से हमारा खान पान इतना बढ़ता जा रहा है कि हम ये ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। यदि इस तरह की बीमारियों को इस एज ग्रुप के अंदर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम के अंदर शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हेल्थ इशू बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम सब रल मिल के कुछ एफर्ट्स करेंगे तो ही इसका कोई हल निकल पाएगा, नहीं तो फ्यूचर के अंदर ये बीमारियां बढ़ेंगी। अल्टीमेटली ब्लेम विल बी ऑन दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बीमारी लिए पता नहीं वो क्या क्या बोल देते हैं, दुनिया भर के टेस्ट लिख देते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये करो, इंसुलिन बोल लिया है तो उन्होंने बोला जी ये सारी लाइफ में खानी पड़ेगी। बच्चों में नेबुलाइजर लगाया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे दादी नानी ने तो कभी नेबुलाइजर यूज नहीं किए, अब ये सब कहते हैं कि नेबुलाइजर घर में रखो, दिल्ली के अंदर रहना तो ये करो, एयर ह्यूमिडिफायर यूज करो और ये करो। हम किस तरह समाज को ले जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रधान जी? इन शॉर्ट, वी ऑन द लास्ट लेग ऑफ एपिसोड्स। नहीं, ये बातें काफी हद तक सही हैं और मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मैं उनको ये कहता हूँ कि टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं। हमारे दादा नानी जिस एनवायरनमेंट में रहते थे और जो चीजें खाते थे वो हम आज चीजें नहीं करते। हमारी दादा दादी नाना नानी जो है वो न्यूट्रिशियस फूड खाते थे, जंक फूड नहीं खाते थे, इसलिए उनको उतनी ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी। और उन दिनों क्लीन एनवायरनमेंट होता था, ज्यादा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स नहीं होते थे, पॉल्यूशन नहीं होता था, तो इसीलिए उनकी बीमारियां हमसे बहुत ज्यादा कम थी। और हमारे दादा दादी नाना नानी मान लो गाँवों में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ आज भी सिचुएशंस काफी बेटर हैं, पॉल्यूशन वहाँ कम है और वहाँ का न्यूट्रिशन ज्यादा है और वहाँ जंक फूड अभी भी कम है। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें फेस होती है मेट्रो सिटीज के अंदर या बड़े शहरों के अंदर।
जहाँ पे ये चीजें इजिली अवेलेबल हैं, और हमारा बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होने के कारण, या बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स होने के कारण, या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस चलने के कारण हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से पूरा भरा हुआ है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ना दादा दादी को गलत कहता हूँ, ना मैं अपने आप को गलत कहता हूँ। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, बट ये है कि वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं और हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं अभी, ये बहुत बड़ा मैटर है। सर डॉक्टर मैं यहाँ मनीष पे आपने, सिर्फ एक हाँ लाइन नहीं यहाँ नहीं ऐड प्लीज अपना मैसेज दीजिए, कि अपना सर मैसेज दीजिए। AQI जितना मर्जी खराब हो जाए उसके लिए मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना नहीं है, वो शायद हमारा भी उसमें बहुत थोड़ा सा योगदान होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगदान करके ही इतना बड़ी चीज़ हो गई है जो कि आज दिल्ली जैसी जगह में इतनी बुरी हालत हो गई है। सर लेकिन फिर भी इसमें जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं वो यहीं आ जाता है कि सिटी को बड़ा करने के चक्कर में जो उसकी ग्रीन कवर था वो कम होता जा रहा है एंड मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं। बट सर उसके बावजूद भी जो आपने AQI का पॉइंट उठाया सर, मैं यही बोलूँगा कि AQI सारे दिल्ली में सबके लिए एक जैसा है, लेकिन अगर हम ये माने कि 100% लोग यही प्रदूषित हवा अंदर ले रहे हैं और उसी में से ऑक्सीजन लेकर बाहर सांस छोड़ रहे हैं, तो भी जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है उसके तुलना में जो इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो उससे फार बेटर होगा, डिस्पाइट दी फैक्ट कि एयर क्वालिटी जितनी मर्जी खराब हो। सो एयर क्वालिटी खराब है, दैट्स अ नोन फैक्ट, बट स्टिल not exercising is an excuse that we just cannot give. तो इन नटशेल हमको एक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, डाइट कंट्रोल करना होगा, अपने वेट को कंट्रोल करना होगा। इसी के साथ चिल्ड्रंस डे पे हम सब डॉक्टर्स लोग आप लोगों के साथ हैं। व्यूअर्स से हम ये चाहेंगे कि यदि वो किसी भी तरह की कोई क्वेरी है और डॉक्टर से कोई इंटरेक्शन करना चाहेंगे तो वी आर वेलकम, दे आर वेलकम एट एनी टाइम। डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने इस प्रोग्राम के हमारे साथ ज्वाइन किया, और इसके Thank you, साथ sir. साथ मैं डॉक्टर लोक भंडारी और डॉक्टर ललित मेहंदेरत्ता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना मैसेज भेजा। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद सर।